Hello students, I am Abhishek, your physics teacher, and today we will study electrostatics. So let's start. You can see it is composed of two words, electro and statics. From here we can easily understand that electro means electrons and statics means at rest. So the word electrostatics means electrons at रेस्ट, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। आप देखिए हम यहाँ पे चार्ज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, प्रोटॉन मूव करता नहीं है, मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज है सबसे पहले इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट नॉट न्यूट्रॉन्स। ओके, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन्स के पास जीरो चार्ज होता है, राइट? ओके, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चार्ज की थोड़ी सी और प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज एसोसिएटेड विथ मास। अब इसको समझिए, देखिए चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, और दोनों ही के पास क्या होता है? कुछ मास होता है, जिसकी वजह से क्या है कि चार्ज क्या है? ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। सेकंड प्रॉपर्टी समझिए, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा है? चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? नाउ you can understand it with the conservation of energy, as energy cannot be created or destroyed. In the same way charge cannot be created or destroyed, right? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज लिखा जा सकता है, कोई भी चार्ज क्यों लिखा जा सकता है, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ n into e, राइट? वेयर e is equal to 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम। अब इसको समझिए, क्वांटाइज्ड मतलब होता है कि स्मॉल पैकेट। समझिए, क्वांटा मीन्स स्मॉल पैकेट। क्वांटा मीन्स क्या हो गया? स्मॉल पैकेट्स। अब देखो, जैसे कोई चीज वेरी करती है, हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे? एक वेरी करती है मान लीजिए इस फॉर्म में, ठीक है। दूसरी कोई चीज कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है। अब दोनों ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में क्या है कि फॉर जितनी वैल्यू है ना, बहुत ही स्मूथ चेंज है, और हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू मिलेगी। ये कैसे चेंज हो रही है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या है? इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज, और एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में क्या है? गैप है, राइट? यहां पे मिलेगा हमें गैप। गैप मिल रहा है, दो वैल्यू किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में देखो गैप है, राइट? तो क्वांटा का मतलब होता है कि हमारे पास क्वांटाइज्ड वैल्यू है। ऐसी चार्ज की जो वैल्यू होगी इस तरीके से मिलेगी, इतना चार्ज, इतना चार्ज, इतना चार्ज। ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई भी वैल्यू मिल जाए में बीच की, राइट? इसको और समझने का प्रयास करते। सपोज दैट आपके पास एक पैकेट दिया जाए आपको, हम जो चार्ज ले सकते हैं ना, पैकेट्स में ले सकते हैं कि 1 ई लिया, 2 ई लिया, 3 ई लिया, 4 ई लिया। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास क्या हो 1.5 ई, 1.5 ई चार्ज नहीं होगा, 1.55
ई चार्ज नहीं होगा। हमारे पास चार्ज कैसे होगा, ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 100e होगा, कुछ ऐसे होगा। इसके बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास कुछ पैकेट्स होंगे, वो पैकेट जो सबसे छोटा पैकेट है उसकी कोई वैल्यू होगी, और हम उस पैकेट के मल्टीप्लाई के टर्म्स में चीजों को या तो दे सकते हैं या ले सकते हैं। दैट इज क्वांटाइजेशन। कंटिन्यूस क्या होता है, कोई भी वैल्यू मिल जाएगी बीच की। सपोज दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कंटिन्यूस का मतलब 1.55, 1.555, 1.5556, यानी कि हमें बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगी किसी भी दो वैल्यूज के बीच में। बट क्वांटाइजेशन में क्या होगा, किसी दो वैल्यूज के बीच में हमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज ही मिलेंगी। सपोज दैट इन दो वैल्यूज के बीच में हमें नंबर ऑफ वैल्यूज सिर्फ दो मिलेंगी, राइट। बट ये कंटिन्यूस होता तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाती। तो क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि हम पैकेट्स के फॉर्म में चीजों को लेंगे और पैकेट्स के फॉर्म में देंगे। पैकेट्स तोड़े नहीं जा सकते, पैकेट्स अनब्रेकेबल हैं। क्लियर, राइट। नाउ अब देखिए, इसके बाद here यहाँ पे लिख देते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, याद रखिएगा ये दो प्रॉपर्टीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए चार्ज क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एट रेस्ट, जब रेस्ट में होता है तो क्या, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद समझिए, अगर चार्ज मोशन में है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है ना, तो जो रिसीवर है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा ही, जो कि पहले भी मिल रहा था जब चार्ज रेस्ट में था, बट अब उसे एक मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। क्लियर है। सेवेंथ, अगर चार्ज एसिलेट कर रहा है, एसिलरेटेड चार्ज, एसिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, इसका क्या मतलब है, ध्यान कीजिए, हमने 9th या 10th क्लास में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, राइट। उसका ड्रॉबैक क्या था कि जो चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड। तो ड्रॉबैक में बोला गया था अगर वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड तो क्या वो एक एसिलेटेड मोशन में है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। मतलब क्या कि एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस कर रहा होगा, तो उसके कारण एक समय के पश्चात उसे कहां पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे। तो वहां से थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि एसिलेटेड चार्ज क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी कि धीमे धीमे उसकी एनर्जी लॉस होती चली जाएगी। यहाँ पर रेडिएशन का मतलब है कि एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। लॉस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। So these are the properties of charge. We understand from this what is charge and its properties. Clear? Now we will study charge densities. Okay. Before that, we will understand what is point charge. What is point charge? इसको समझिए। पॉइंट क्या होता है, बहुत सी छोटी सी चीज जिसका एरिया और वॉल्यूम क्या हो, जीरो, राइट। अब देखो प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज होगी नहीं, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, इसके पास कुछ चार्ज है, मान लेते हैं कुछ चार्ज है, ठीक है। अब ये जो हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं किसी बहुत डिस्टेंस पॉइंट पे, यहाँ पे हम इसका कुछ एक इम्पैक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगी, कोई डिस्टेंस होगी। अब अगर ये डिस्टेंस इसके बॉडी के खुद के साइज से बहुत ज्यादा हो, साइज से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो दूर से क्या लगेगा, ये बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडी is very less than the distance under consideration. क्लियर। इस सिचुएशन में हम इस बॉडी को क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, सॉरी, या पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज इज वेरी लेस देन डिस्टेंस। क्लियर। ये क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी पॉइंट चार्ज। क्लियर। नाउ अब लोग समझते हैं चार्ज डेंसिटीज। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी एल। क्लियर है। ठीक ऐसे ही क्या हो जाएगी हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट सरफेस। मान लीजिए कि सरफेस है बोर्ड, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया। राइट, इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी ए। क्लियर है। राइट, इसी प्रकार हो सकती है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या हो जाएगी, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम। लाइक मान लीजिए ये रूम है, इसमें पूरे रूम में चार्ज फैला हुआ है। राइट, तो क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई द वॉल्यूम। सो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी। ठीक है, रो को दिखाते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, एंड लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। क्लियर है। यहाँ पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक रॉड होगी एक तरीके से, मान लीजिए सरफेस में कुछ ऐसे होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, हमारे पास एक ऐसे कुछ। क्लियर है, इसमें चार्ज भरा हुआ है। क्लियर है, पॉइंट चार्ज एंड चार्ज डेंसिटीज। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए, अगर हम अपनी थोड़ी सी पहले की प्रीवियस नॉलेज का यूज करें तो हम जानते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इजी फ्लो होता है किसका, चार्ज का। ठीक, और इंसुलेटर क्या होते हैं, डज नॉट अलाउड, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है। अच्छा, अब कंडक्टर का एग्जांपल क्या होगा, मेटल्स। राइट, अब मेटल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मेटल्स में होते हैं हमारे पास, हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री क्यों, क्योंकि ये लूजली हेल्ड होते हैं, लूजली हेल्ड। लूजली हेल्ड कहां पे होंगे, तो लूजली हेल्ड होने का मतलब है कि ये क्या कहां मिलते हैं, हमें मिलते हैं ये आउटर सेल्स में। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस है,
और इसके इलेक्ट्रॉन्स जितना दूर होते चले जाएंगे, जितना दूर का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस न्यूक्लियस से क्या होगा, उतना लूजली हेल्ड होगा, ठीक है, उतना कम फोर्स महसूस करेगा, जिसकी वजह से क्या है, अगर लूज है बहुत ज्यादा तो तुरंत ही जा सकता है, राइट, इस एटम को छोड़ के थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ही। तो इसी वजह से जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, क्लियर है यहां तक। और इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा होता नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, और इंसुलेटर में ऐसा होता नहीं है, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जब भी आप कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हो, कोई एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव जल्दी नहीं करते, दैट्स व्हाई डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज एंड कंडक्टर अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। अब देखिए, देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, राइट, ठीक। मेटल क्या करते हैं, मेटल में इजी फ्लो होता है ना, इजी फ्लो ऑफ चार्ज, और इंसुलेटर में नो फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमने इसको चार्ज दिया हुआ है। अब अगर ये बॉडी कंडक्टर है, कंडक्टर है तो क्या होगा, चार्ज रिपेल करेगा, ठीक, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से चार्ज कोशिश करेगा कि वो दूसरे चार्ज से ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखे, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि चार्ज पूरी की पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, वहीं पे अगर ये इंसुलेटर होता तो इंसुलेटर क्या करता है, नो फ्लो, नो फ्लो, तो चार्ज जहां पे था वहीं पे बैठा रहेगा, और कंडक्टर का तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी पे। अब समझिए कि जब चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिपल्सन है ही, तो क्या करने की कोशिश करेगा, वो और ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, राइट। ये मान लीजिए बॉडी है, अब इस पूरी बॉडी पे चार्ज फैल गया है, मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रिपेल कर रहा है, रिपेल करने का, सब सारे चार्ज एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, और ज्यादा इसका साइज बढ़ाना चाहेंगे, है ना, राइट, बढ़ाना चाहेंगे, क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको समझिए कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक बॉडी पे, तो ड्यू टू रिपल्सन जो ये चार्ज है इस बॉडी का साइज बढ़ाना चाहेगा, ठीक। तो अगर इस बॉडी जो भी हमारी बॉडी है ये बहुत ही कमजोर बॉडी है तो उसका साइज बहुत ज्यादा में बढ़ा हुआ मिलेगा, बट अगर बॉडी बहुत ही रिजिड बॉडी है तो साइज का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही थोड़ा होगा, क्लियर है, बट होगा जरूर। भाई इंसुलेटर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ठीक। अब किसी बॉडी को हम या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे या इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, तो जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी बॉडी में तो उस बॉडी का मास भी बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ मास होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होगा तो क्या हो जाएगा, मास जो है ना इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का, राइट। और जब भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी का मास भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपना मास लेके चले गए, राइट, क्लियर है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।